नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल यानी 25 जुलाई को हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे नरेंद्र मोदी जी, वो मालदीव में थे। और मालदीव में जो उनका 60वां स्वतंत्रता दिवस था, वो उसके ऊपर मुख्य अतिथि थे। और ये देखा जाए तो मुख्य अतिथि हम भी अपने देश में जब भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो हर स्वतंत्रता दिवस के ऊपर किसी न किसी देश के राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को या जो उस देश का प्रमुख होता है, उसको हम मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस देश के साथ हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे हो जाते हैं, और ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए ऐसे। तो ऐसा ही अमूमन हर देश करते हैं। तो मालदीव का भी कल स्वतंत्रता दिवस था, तो उन्होंने मोदी जी को बुला लिया। तो मोदी जी वहाँ गए और अच्छे उनका स्वागत काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि प्रोटोकॉल तोड़ के ने जो वहाँ के राष्ट्रपति मोइज़ू हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पर ही मोदी जी का स्वागत किया। और काफ़ी अच्छा उन्होंने उनको वेलकम वार्म वेलकम दिया। ये अच्छी बात है भारत के लिए। और भारत ने दोस्तों 5,000 करोड़ रुपए तो मदद की एलआईसी के रूप में, यानी लाइन ऑफ क्रेडिट जिसको बोलते हैं। और उसके अलावा जो उसका मालदीव का जो रक्षा मंत्रालय था, वो भी भारत ने ही बनवाया, उसमें भी पैसे दिए। यानी कहने का मतलब ये है कि काफ़ी आर्थिक सहायता दी। तो इसमें मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, तो लगभग हर मीडिया ने चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मोदी जी की तारीफ़, बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे कि ये भारत की कूटनीतिक जीत है। और जो मालदीव चाइना के नज़दीक जा चुका था, वो वापस हट चुका है, और ये चाइना की कूटनीतिक हार है। और इसमें भारत की ताकत का लोहा मान लिया दुनिया ने। और मतलब काफ़ी इतनी भारत की गुणगान किए जा रहे थे, कि उसको देख के ये लगता था कि भारत ने तो शायद विश्व विजेता बन गया और भारत ने पूरी दुनिया को जीत लिया, ऐसा दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों, थोड़ा-सा अगर हम इन्हीं मालदीव और मौजू के बारे में बात करें, तो मालदीव के जो इससे पहले राष्ट्रपति हुआ करते, इब्राहिम मोहम्मद सोलो हुआ करते, और उनके और भारत के बहुत अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि वो भारत के पक्ष में थे, चाइना के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जब मोइज़ू ने चुनाव लड़ा, तो उनका एक ही बेस था कि मैं मालदीव से इंडिया को बाहर कर दूँगा, और उन्होंने गो आउट इंडिया का नारा भी दिया। और उसी नारे के बेस पे उन्होंने चुनाव जीता, यानी वहाँ की जनता ने उनको राष्ट्रपति बनाया। तो इससे लगता है कि भारत के प्रति जो है संतोष है, मालदीव के अंदर काफ़ी है। और जैसे वो राष्ट्रपति बने, उन्होंने भारत का जो हवाई अड्डा था वहाँ पर वो हमारे सैनिक हुआ करते, हवा फाइटर प्लेन हुआ करते, सबसे पहले तो उसको खाली करवाया, और भारतीय सैनिक थे उनको वापस भेज दिया। और एक तरह से ये पूरी तरह से भारत के साथ संबंध तोड़ दिए। और इसके बदले में मोदी जी ने लक्षद्वीप की यात्रा की, और जो पर्यटक मालदीव जाया करते, क्योंकि मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो पर्यटन के ऊपर निर्भर करती है, और सबसे ज़्यादा पर्यटक भारत से जाया करते हैं, क्योंकि भारत के नज़दीक पड़ता है मालदीव। और एक अच्छा द्वीप है, तो वहाँ फ़िल्मों की शूटिंग भी लोग भी काफ़ी जाया करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की, तो वास्तव में लोगों ने अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए लक्षद्वीप जाना शुरू कर दिया, और इससे मालदीव की जो आर्थिक व्यवस्था थी, उसके ऊपर असर पड़ा है। तो उसी चीज़ को देखते हुए मोइज़ू ने, यानी मालदीव ने भारत के साथ दोस्ती का संबंध बढ़ाना शुरू किया। संबंध बढ़ाइए या एक्टिंग कहिए या कुछ भी किए, उन्होंने शुरू किया। और पिछले दिनों मोइज़ू थे, वो भारत में आए भी थे। तो भारत में आकर उन्होंने काफ़ी आर्थिक सहायता ली, और अपना रक्षा मंत्रालय का निर्माण भी किया। और आज यानी कल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया, और मोदी जी ने उन्हें 5,000 करोड़ की आर्थिक सहायता भी दी। तो अब दोस्तों, इसको भारत की कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मालदीव की कूटनीतिक जीत है। क्यों? क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी, और एक बार मोदी से थोड़ा-सा प्यार से बात की, और उन्होंने जितने पैसों की ज़रूरत थी वो पैसे ले लिए। और जो पर्यटन हुआ करते, मोदी जी ने पर्यटकों के लिए भी बोल दिया कि यहाँ पर्यटक भी अब आने लग जाएँगे, और जाने भी लग गए, पर्यटक बढ़ने भी लग गए। तो उसकी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे आने लगी। लेकिन चीन के साथ उसके संबंध खत्म नहीं हुए हैं। जैसे मोइज़ू ने पहले दिन कहा था, आज भी चीन के साथ उसके संबंध हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि भारत की कोई कूटनीतिक जीत हुई है। तो ये, अगर ये कूटनीतिक जीत को देखें, तो ये तो मालदीव की हुई है। लेकिन जो जो गोदी मीडिया है, वो इसको भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहा है। चलिए, अगर हम गोदी मीडिया की बात करें, तो और देख लेते हैं एक बार, जो भारत की विदेश नीति है या कूटनीति है, एक बार थोड़ा उसका बड़े स्तर के ऊपर भी विश्लेषण कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब से दुनिया में ये जितने भी देश हैं, वो शुरू से ही 2 गुटों में बँटे हुए हैं। 2 गुट थे पहले। एक गुट महाशक्ति अमेरिका हुआ करती, दूसरी महाशक्ति हुआ करती रूस। यानी दूसरा गुट हुआ करता रूस। तो दुनिया के सारे देश किसी न किसी गुट के साथ जुड़े हुए थे। कोई अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था, तो कोई
रूस के साथ जुड़ा हुआ था, जबकि भारत ने जो आज़ादी के बाद अपनी पॉलिसी बनाई वो थी गुटनिरपेक्ष देश की। और अगर निरपेक्ष देश की पॉलिसी कही जाए तो ये अच्छी पॉलिसी है कि इसमें किसी तरह का ये नहीं कह सकते कि कोई कूटनीतिकार है या भारत की कैपेसिटी नहीं है या उसके दोस्त जो हैं वो दूसरे गुट वाले दुश्मन हो जाएँगे, ये अच्छी पॉलिसी है, हम भी मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन दोस्तों गुटनिरपेक्ष होने का मतलब ये भी है कि एक तरह से भारत ने जो अपनी छवि पेश की, वो एक सर्वमित्र की छवि पेश की, यानी वो सबका दोस्त है, सबके साथ संबंध रखेगा। हकीकत ये है दोस्तों कि जो सर्वमित्र होता है, वो किसी का मित्र नहीं होता और सब उसके साथ रिलेशन तो अच्छे मान लेते हैं, लेकिन उसको विश्वास पात्र सहयोगी या विश्वास पात्र दोस्त नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि आज ये हमारे साथ इसके साथ संबंध है, तो इसके साथ दूसरे हमारे विरोधी गुट है, उसके साथ भी संबंध होंगे, तो विश्वास तो उसके ऊपर कर ही नहीं सकता। और जो भारत ने जो अपनी कार्यशैली दिखाई है, उस कार्यशैली से थोड़ा-सा ये भी लगता है कि भारत की जो कूटनीति है या विदेश नीति है उसमें परिपक्वता नहीं है। क्यों नहीं है? मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा विदेश नीति के बारे में। कि शुरू में जो भारत के सॉरी अमेरिका के ईरान के जो संबंध थे वो शुरू से खराब थे। तो ईरान के ऊपर जब प्रतिबंध लगाए अमेरिका ने तो उसने भारत को भी ये कह दिया था कि ईरान से तेल नहीं खरीदोगे, कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखोगे। लेकिन भारत ने ईरान के साथ संबंध रखे, तेल भी खरीदा और दूसरे भी संबंध रखे। तो इससे अमेरिका के दिल में थोड़ा गुस्सा हुआ, भारत के प्रति थोड़ा नाराज़गी भी हुई। उसके बाद फिर जब इसका अज़रबैजान का और आर्मेनिया का जो युद्ध हुआ तो उसमें भारत ने आर्मेनिया का साथ दिया, जबकि जो रशिया था, रशिया अज़रबैजान का दोस्त हुआ करता, यानी वहाँ पर वो रूस के साथ भी उसके संबंध थोड़े तनावपूर्ण हुए। और फिर उसके बाद जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया, अटैक किया, तो उसमें अमेरिका यूक्रेन के साथ था। लेकिन जो उसने अमेरिका ने उस टाइम कहा कि रूस के साथ अपने संबंध तोड़ लो, लेकिन भारत ने रूस के साथ कोई संबंध नहीं तोड़े, उल्टा उसने तेल खरीदा और ज़्यादा तेल खरीदा, तो इससे अमेरिका की नाराज़गी बढ़नी श्योर थी, तो नाराज़गी बढ़ी। लेकिन फिर जब इज़राइल का और उसका युद्ध हुआ तो उसमें भारत जो है वो इज़राइल के पक्ष में है और जो रूस है वो इज़राइल के खिलाफ है। तो उसमें फिर रूस उससे नाराज़ हुआ। रही बात हथियार खरीदने की, तो भारत 70 साल से रूस से हथियार खरीदा करता है और उसके बाद जब मोदी सरकार आई तो मोदी जी ने वो हथियार राफेल का जो समझौता किया वो फ्रांस के साथ किया और चिनूक और पिनाकी जो हेलीकॉप्टर फाइटर हेलीकॉप्टर हुआ करता है अटैक हेलीकॉप्टर वो रूस के अमेरिका के साथ से उसने खरीदारी की। इससे रूस नाराज़ हुआ। लेकिन रशिया के मामले में जो तेल खरीदा तो अमेरिका नाराज़ हो गया और जब हथियार खरीदने की बारी आई तो रूस उससे नाराज़ हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अमेरिका का भी भरोसा भारत से खत्म हो गया और रूस का भी हम उससे भारत से खत्म हो गया और चाइना है वो हमारा दोस्त कभी रहा ही नहीं, तो चाइना तो विश्वास कर ही नहीं सकता। तो जो ये गुटनिरपेक्ष की जो बात आती है, तो इसमें गुटनिरपेक्ष कहाँ होगा? गुटनिरपेक्ष तो ये होता कि वो किसी भी गुट का साथ ना देता, लेकिन उसने फिर भी अपनी गुटनिरपेक्षता की आड़ में किसी न किसी देश से तो संबंध रखे और उस संबंध से दूसरे देश नाराज़ हुए, दूसरे गुट नाराज़ हुए। तो आज हालत ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर यानी भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, तो पाकिस्तान के पक्ष में चाइना तो खुल के आया ही आया। चाइना के विदेश मंत्री ने वार रूम में बैठ के ना सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, चाइना ने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की और स्ट्रैटेजी बनाने में सहयोग किया। तुर्की ने सहयोग किया, अपने हथियार दिए तुर्की ने और भी दूसरे देशों ने सहयोग किया। जबकि रशिया ने या भारत के जितने भी दोस्त थे, जो 70 साल पुराना रशिया था, उसने भारत के लिए समर्थन में खाली एक डायलॉग भी नहीं बोला। नहीं तो यही रूस था दोस्तों जब 1971 में बांग्लादेश का निर्माण करवाया था भारत ने, तो अमेरिका ने भारत के ऊपर अटैक करने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था कि हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे पाकिस्तान के पक्ष में। और वो 7वां बेड़ा वास्तव में चल चुका था और वो प्रशांत सागर से होते हुए भारत की खाड़ी में पहुँच चुका था। लेकिन जब रशिया को इसकी रिपोर्ट मिली कि अमेरिका भारत के ऊपर अटैक करने जा रहा है, तो जितने भी युद्धपोत थे, हालाँकि वो 7वां बेड़ा बहुत आगे निकल चुका था, लेकिन रशिया ने अपने जितने भी युद्धपोत थे, वो बहुत तेज़ स्पीड से भगाए और भगा के ने 7वें बेड़े को चारों तरफ से घेरा और उसके सामने खड़े होकर रशिया की मिलिट्री ने यानी रशिया ने वार्निंग दी कि अगर भारत के ऊपर अटैक करने की सोची तो यहीं समुद्र में ही चिता बना देंगे 7वें बेड़े की। और वास्तव में अमेरिका उस चीज़ से घबराया और अमेरिका ने
अपना जो 7वां बेड़ा वो वापस किया। नहीं, कहने का मतलब ये है कि रूस ने भारत का न सिर्फ खुल के समर्थन किया, बल्कि अपने हथियारों से, अपने युद्धपोतों से, अपनी हवाई ताकत से अमेरिका को वापस लौटने पर मजबूर किया और भारत की रक्षा की उसने। और आज का दिन है कि वही रशिया जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो भारत के पक्ष में, भारत के समर्थन में एक डायलॉग भी नहीं बोलता है कि हम हथियारों के साथ, छोड़िए नैतिक रूप से भी अगर भारत के साथ है, वो भी नहीं कहा रशिया ने। तो क्या इसको हम कहेंगे कि ये कूटनीतिक जीत है भारत की? अब आप खुद अंदाजा लगाइए, ये भारत की कूटनीतिक जीत है या कूटनीतिक हार है। और ये विदेश नीति कैसी विदेश नीति है? जब हमें जरूरत होती है तो कोई भी देश हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं होता, और हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। जब विश्व गुरु छोड़िए, विश्व मित्र भी नहीं है, कोई देश आज हमारे ऊपर भरोसा कर नहीं रहा है, कोई देश हमारा साथ नहीं दे रहा। और अगर आज हमारे ऊपर चाइना अटैक कर देता है तो मतलब ही नहीं अमेरिका या रूस या कोई भी हमारे पक्ष में आगे खड़ा होगा और हमारे साथ युद्ध लड़ेगा। जैसे यूक्रेन के साथ नाटो खड़ा हुआ है, पूरा यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, हथियारों की पूर्ति करने लग रहा है। कोई एक छोटा सा देश भी, इजराइल जैसा देश भी हमारे साथ नहीं आएगा। तो ये खुद बताइए, ये भारत की कूटनीतिक जीत है या विदेश नीति की सफलता है? मुझे तो नहीं लगता कि ये भारत की कूटनीति की सफलता है, और भारत एक सफल कूटनीतिज्ञ है और विदेश नीति भारत की सफल है। तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल के अंदर भारत की कूटनीतिक हार हुई है, कूटनीति की असफलता हुई है, विदेश नीति की भी हार हुई है, और विदेश नीति की भी बद पिटी है पूरी दुनिया के अंदर। और आज जो गोदी मीडिया, छोटा सा अगर भारत एक ड्रोन भी बना लेता है तो ऐसे डायलॉग मारता है कि भारत इतना शक्तिशाली हो गया, अब चीन के थर थर पैर कांपने लग रहे हैं, चीन को हार्ट अटैक होने लग रहा है। जबकि एक छोटा सा ड्रोन बनाने से चीन को क्या असर पड़ेगा? आज चीन की जो वो रक्षा रक्षा बजट वो भारत से 3 गुना है। अब ये देखिए आप, मोदी चंद्रबाबू नायडू को तो 2 लाख करोड़ रुपए की मदद कर सकता है, जबकि आज भारत को पैसों की ज़रूरत है, उसके लिए वो 2 लाख करोड़ रुपए देता नहीं। अगर यही मोदी जी रक्षा बजट में 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ाते तो मैं ये समझता हूँ तीनों ही हमारी, चाहे एयर फोर्स हो, नेवी हो, या फिर थल सेना हो, उसको कितनी ताकत मिलती। लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि भारत की रक्षा नीतियों के लिए या भारत की रक्षा ज़रूरतों को के ऊपर मोदी जी इतना ध्यान दे रहे हैं, या फिर हमारा जो रक्षा बजट है, कांग्रेस के टाइम में जितना रक्षा बजट हमारा हुआ करता उससे डबल रक्षा बजट हुआ है। जबकि वो हकीकत ये है कि जो कांग्रेस के राज से आज तक जो महंगाई है वो 4 गुना हो चुकी है। तो ये रक्षा बजट बढ़ा है या घटा है? जबकि आज होना क्या चाहिए था, 10 साल के अंदर तो चीन के बराबर रक्षा बजट होना चाहिए था, ताकि हम हथियार खरीद सकें, फाइटर प्लेन खरीद सकें। आज 2 फ्रंट पे हमें लड़ाई की ज़रूरत है, पाकिस्तान और चीन, जबकि हमारे पास जो ताकत है वो सिर्फ़ एक फ्रंट पे भी पूरी तरह से लड़ने की नहीं है। आज हमारी जो एयर फ़ोर्स है उसके जो फाइटर प्लेन है वो बुरी तरह से रोज़ाना गिरने लग रहे हैं, उनको ज़िंदा ताबूत कहा जा रहा है। हमारी हवाई ताकत खत्म होने लग रही है। किसी भी देश की जो ताकत होती है वो उसकी वायु सेना और नेवी से नापी जाती है। थल सेना का तो तीसरे नंबर पे आता है नंबर। तो ये तीनों चीज़ हमारी छोटे-छोटे देशों से तो अटैक करने के लिए, चीन जैसे मजबूत देश से युद्ध करने के लिए या उसकी बराबरी करने के लिए पिछली इस सरकार ने 10 साल से कुछ भी नहीं किया। हाँ, ढिंढोरा ज़्यादा पीटा है। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि भारत इतना मजबूत है, या फिर भारत की कूटनीतिक इतनी सफल हुई है, या फिर विदेश नीति इतनी सफल हुई। मुझे लगता है सारे मोर्चों के ऊपर भारत फेल हुआ है। लेकिन जो अंधभगत हैं, वो बस उनको एक ही चीज़ दिखाई देती है कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट हैं, बस। दोस्तों, ये देश हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है, और ये देश हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से नहीं चलेगा। ये देश को ताकतवर करने से देश चलेगा। देश की एयर फोर्स को, देश की नेवी को, देश की आर्मी को, यानी देश के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने से देश मजबूत होता है। खाली डायलॉग बाजी से मजबूत नहीं होता। कोई प्रधानमंत्री आके ये कहे कि आज मेरी रगों में खून नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, तो महज ये एक डायलॉग है। देश को मूर्ख बनाने की एक कला है और कुछ भी नहीं है। तो देश की जनता को ज़रूर सोचना चाहिए इसके ऊपर। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चाइना जैसा देश हमारे ऊपर अटैक कर दे और हमारे पास कुछ भी ना बचे। खैर दोस्तों, ये देश की जनता ने सोचना था। आज का तो मेरा विश्लेषण इतना ही था। मुझे लगता है कि आपको ज़रूर मेरा विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आपसे गुज़ारिश करूँगा, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करें, और आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह की विवेचना आप तक लाता रहूँ, आकलन आपके सामने पेश करता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।